हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं। नरेंद्र तनेजा जी नमस्कार। एक तरफा तेजी यहां पर भी है, ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जब कच्चे तेल में यहां पर तेजी के साथ कारोबार है। और एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जो कहती है कि मार्च की अगर आप ग्लोबल डिमांड देखें तो 101.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन की रही है ग्लोबली। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा है कि यहां पर डेफिसिट्स की बातें अब फिर से आने लगी हैं। कैसे देखते हैं आप इन सब फंडामेंटल्स एंड फैक्टर्स को? नरेंद्र जी कैसे देखते हैं आप प्राइसेस यहां से? जी जी, मैंने आपका सवाल सुना नहीं, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जी, थी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस तरह से दूसरे हफ्ते लगातार तेजी है और जिस तरह से अब डेफिसिट की और बेटर डिमांड की बात की जा रही है, क्या आप देखते हैं प्राइसेस को और सपोर्ट वहां से? नहीं, देखिए, अभी जो कीमतें ऊपर जा रही हैं इसकी मुख्य वजह थोड़ा सा सप्लाई साइड में जो प्रोडक्शन कट ओपेक ने किया और साथ में रशिया ने भी किया और कुछ और देशों ने भी साथ में कर दिया। ये उसकी वजह है जो सप्लाई साइड को लेकर के बाजार में चिंता है। हालांकि अभी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है, लेकिन कुल मिला के मार्केट में एक तनाव है, एंजाइटी है कि जो सप्लाई साइड को कंस्ट्रेन करने के लिए ओपेक प्लस ने और अन्य लोगों ने जो कदम उठाए हैं उससे जो है वो दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ डिमांड में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, भारत से भी है, थोड़ी सी चीन से भी हुई है, कुछ अन्य देशों से हुई है। तो बाजार को ऐसे लग रहा है कि डिमांड जो है वो शायद आगे बढ़ेगी और सप्लाई जो है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उसका रिफ्लेक्शन है। अभी ये एक्चुअल में ऐसा हो गया उस पर बेस नहीं है। अभी ये कुल मिलाकर के एक उनका एक डर है जिसकी वजह। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि जो रशिया में रिफाइनरीज में हमले हुए हैं और रशिया काफी बड़ा एक्सपोर्टर है प्रोडक्ट्स का भी, पेट्रोल डीजल वगैरह टर्बाइन फ्यूल, तो उसमें सप्लाई साइड में थोड़ी दिक्कत आना शुरू हो रही है। नए जो बुकिंग होनी है वो उसमें थोड़ा दिक्कत आने लगी है। और दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल से जो संबंधों को लेकर के सवाल उठा दिए हैं और एक जगह कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि उनके संबंध जो है उसको रिव्यू करेंगे, उससे बाजार में काफी तनाव आ गया है। उनको लग रहा है, तेल के बाजार को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है ये थोड़ा अब हमास का मसला एस्केलेट होने लगा है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के अच्छे संबंध है और एक वो एक संकेत था कि जो कुल हमास का मसला हो रहा है, गाजा का हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कुल मिलाकर के वहां ये एस्केलेट नहीं होगा। लेकिन ये अभी जो पिछले 24 घंटे में हुआ इसको लेके बाजार में काफी टेंशन है कि ये एस्केलेट हो सकता है और अगर एस्केलेट होता है तो कीमतें जो है वो परेशानी में आ सकती हैं। तो जियो पॉलिटिकल फैक्टर जो है ये रोल प्ले कर रहे हैं और साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओपेक जो है उसकी कोशिश ये है कि वो मतलब सस्टेन बेसिस पर $90 पर लेके जाए। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मेरा अभी भी मानना है जिस लेवल पे आज कीमत दिख रही है, हालांकि कुछ लोग $100 की बात करने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां पे वो ये 90 पे भी टिकेगा, या ये मुझे लगता है इसको वापस नीचे जाना होगा। उसके मुख्य कारण ये है कि इसको डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। इसके पीछे मेजर फैक्टर जो है जियो पॉलिटिकल है और कुल मिलाकर के परसेप्शनल है, जो कि परसेप्चुअल की भी डिमांड सप्लाई ऐसा होने वाला है, तो ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। और अभी तक जो बड़ी प्लेयर्स हैं जिनका बड़ी रोल होता है कीमतें तय करने में, अभी तक वो एक्टिव नहीं हुए, जिसमें खासतौर से अमेरिका है। खासतौर से हमने देखा कि चाइना, इंडिया, जापान ये लोग भी एक्टिव हो जाते हैं जब कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी कोई एक्टिव नहीं हुआ है और सब जगह इलेक्शन हो रहे हैं, खासतौर से इंडिया में, अमेरिका में। तो $100 पर बैरल और $90 पर बैरल पे तो अगर ऐसा होता है तो बाइडेन साहब तो चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए जो है ये अभी वो एक्टिव नहीं, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है वो और थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत होगी। लेकिन आज जिस लेवल पे है उस पर टिक पाएगा, या जो $100 की बात हो रही है, मुझे कम से कम आज की जो ग्राउंड रियलिटीज लैंडस्केप पे दिख रही है उसमें ऐसा होता नजर नहीं आता। $80, 82 ये तो समझ में आता है, लेकिन 90, 95, 100 सस्टेन बेसिस पे अभी कुछ ये बात हजम नहीं होती। नरेंद्र जी आपने यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स की बात तो की, लेकिन दूसरी तरफ चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार को लगता है कि हम बाइंग उस वजह से देखते हैं। और अभी भी जिस तरह से चाहे आप जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट देखें या एएनजी की देखें या बैंक ऑफ अमेरिका की देखें, ये जो वॉल स्ट्रीट बैंक्स हैं ये काफी बुलिश हैं कच्चे तेल को लेकर। डेफिसिट की बातें यहाँ पर चल रही हैं। डिमांड अगर मार्च की देखी जाए तो 101 मिलियन बैरल प्रतिदिन ग्लोबल बताई जाती है। इन रिपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं जो कि काफी बुलिश हैं? देखिए, चाइना की आपने बात करी, चाइना में जो डिमांड पेट्रोल या डीजल या प्रोडक्ट्स की नहीं बढ़ रही है। चाइना तेल इंपोर्ट कर रहा है, कच्चा तेल थोड़ा ज्यादा पहले से, और वो बेसिकली पेटकेम के लिए कर रहा है। जो पेटकेम में चाइना का जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ा है, तो वो इंपोर्ट करके पेटकेम कर रहा है। दूसरी तरफ जो आपने बात करी कि जो जिस तरह की जो वॉल स्ट्रीट के बिगीज हैं उनका जो परसेप्शन है, पहली बात तो ये सब मार्केट में प्ले करते हैं,
तो इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको हमेशा जो है वी हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं वो कोई बाइबल या गीता नहीं होती, तो अपने हिसाब से ये लोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये आने वाले समय में तो होगा। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी में लेकर के जितना इन्वेस्टमेंट किया था, जो काफी एक हाइप बनने लगा था, वो हाइप जो है अब थोड़ा सा सेटल होने लगा है। लोग कह रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन जो है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू, उसको भारी झटका लग चुका है। उसमें जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए जितनी कैपिटल चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये एक हाइप था, हाइप जो है वो थोड़ा नीचे आने लगा है। कुछ लोग तो इस हद तक जा रहे हैं, कह रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन फेल हो गया। तो इसको लेकर के ये हो रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर जो है वो ऑयली है। तो इसको लेकर के काफी उत्साह है। जब उत्साह होता है तो कीमतें ऊपर जाती है। लोगों का मानना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि ऑयल जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो हायर ही जाने वाला है। 120 भी होगा, 130 भी होगा, लेकिन वो एक दूरी की बात है। अगर हम इमीडिएट 3-4-5 महीने की बात करते हैं तो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगा, मुझे नजर नहीं आता कि वही आने वाले अगले महीने तक, ये 2 महीने तक वो 110, 105 जो वॉल स्ट्रीट के कुछ लोग बोल रहे हैं, उसके पीछे डिमांड सप्लाई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते। और जैसे मैंने बार बार मैं कहता हूँ कि जब बड़े देशों में चुनाव होता है, ये पॉलिटिकल कमोडिटी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी अभी भी दखल है तेल की कीमत क्या होगी, वो क्या तेल की कीमत को $100 पे जाने देगा? अगर ऐसा होता है तो बाइडेन साहब हारेंगे, ट्रंप साहब जीतेंगे, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। तो ऐसा इतना आसान नहीं होता। भारत जो है, भारत अगर $100 कीमत जो है वो पहुंच जाती है ब्रेंट की, भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, क्या वो आसानी से वो चुप बैठा रहेगा, सऊदी अरब से बात नहीं करेगा या रशिया से बात नहीं करेगा? तो इसलिए मुझे लगता है इतना आसान अभी पॉलिटिकल बड़े प्लेयर्स का इंटरवेंशन नहीं हुआ है, जो कभी भी हो सकता है अगर इस हिसाब से कीमत ऊपर जाती है। जब होता है इंटरवेंशन, बाजार को उनका इंटरवेंशन को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और कीमतें नीचे जाती है। वो पॉइंट बहुत सही आपने बोला। यहाँ पर आज ऑफ कोर्स यहाँ पर 2% की तेजी है, 91 के स्तर निकलते हुए नजर आए हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि फिलहाल सस्टेन नहीं होंगे क्योंकि ये साल काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स एक तरफ है, चाइना दूसरी तरफ है, लेकिन इलेक्शंस जो है वो एक काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर रह सकता है। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल पर वो फंडामेंटल्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। हमारे एक्सपर्ट्स लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे। हम ब्रेक के बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और धर्मेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, नरेंद्र त्रिवेदी जी को तो लगता है कि लॉन्ग टर्म में 120-130 के प्राइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स नियर टर्म में नहीं, क्योंकि इस साल इलेक्शंस हैं। इंडियन मार्केट्स में या रुपी टर्म्स में अगर हम देखें तो कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? देखिए, मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट लास्ट 3-4 महीने से मैं कंटिन्यूसली शो में यही कह रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेजेक्टरी अपसाइड डायरेक्शन में है, डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। और जैसे ही चाइना ने ओपन हुआ है मार्केट में, अगर आप देखें तो स्लो एंड स्टेडीली हफ्ते दर हफ्ते $1.5 की तेजी आपको मार्केट में देखने मिल रही है। करंटली 7,200 का स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट 90 के ऊपर है और WTI 85 के ऊपर है। ये काफी की लेवल था जो मार्केट में उन्होंने ब्रेक किया हुआ है। आज फ्राइडे, इवन दो फ्राइडे के मार्केट स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए, बट नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेजेक्टरी अभी भी ऊपर का है और $3 से $4 की तेजी आपको करंट लेवल से। और डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देखिए तो रुपया मुझे कमजोर लग रहा है, तो यहाँ पे प्राइस में और अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 7,500 तक के स्तर आपको छोटी अवधि में 1 से 2 हफ्ते के अंतराल में देखने मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की मना करूंगा, मैं गिरावट पे बाय करने की सलाह रहेगी मेरी। और अगर प्रोजेक्शन कंटिन्यू रहा इलेक्शन के पहले, मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी $95 ब्रेंट की तरफ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने की तरफ। साथ ही अगर गैस की बात करें धर्मेश, तो यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ भी लौटा है? देखिए, गैस की बात करें तो गैस काफी चंचल कमोडिटी और इसकी वॉलेटिलिटी काफी सीमित दायरे में ट्रेड होती है। यहाँ पे मोमेंटम मुझे लगता है कि 140, 135 डाउनसाइड, अपसाइड 160, 175। इसकी जो मेन वॉलेटिलिटी हमेशा ठंडी के माहौल में होती है। तो करंटली मैं सलाह नहीं दूंगा इसमें ट्रेड करने की, और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी इसमें। साथ ही बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। रवि, इन्हें आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर ये हफ्ता देखा जाए तो अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर हैं। 16 महीने के हाइस पर कॉपर, 13 महीने के हाइस पे एल्यूमिनियम, जिंक में आउट परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। जरूर से इस सप्ताह में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। डॉक्टर धर्मेश का डॉक्टर कॉपर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करके गया है। मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है कॉपर में जारी रह सकते हैं, वहां अभी भी आउट परफॉर्मेंस के चांसेस दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में काफी स्टीप रेजिस्टेंस $4 का था, वो ब्रेक करके कंफर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ी मुनाफा वसूल है क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज थोड़े वीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें डिप पे बाय करना चाहिए। 795 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 788 एंड टारगेट 810 का रहेगा। जो लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसकी 4 दिन के बाद एक्सपायरी है,
मुझे लग रहा है कि आप 798 पे कॉपर का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर ले और ऑप्शन में 800 के स्ट्राइक का कॉल बेच दे। इससे क्या होगा, आपका जो मुनाफा होगा वो 13 पॉइंट का होगा और आपकी जो ब्रेक इवन होगी वो नीचे 786 की होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेटेजी का, और डायरेक्ट फ्यूचर में बाय करना है तो 795 के करीब कॉपर में आप बाय कर सकते हैं। ओके आप दोनों से एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा सवाल है। अब आगे जाते हुए, क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, अगले हफ्ते आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, अगले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा है, तो धर्मेश अगर एक कमोडिटी जहां पर आप लॉन्ग होकर इन दोनों ही इवेंट्स में जाना चाहें तो कौन सी है? मैं कहूंगा चांदी की तरफ बेट करूंगा, क्योंकि चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मर है और यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देखने मिल सकती है। करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं, काफी की लेवल है 80,000 का, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेक करके ये प्राइस 81-82,000 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे बाय की सलाह दूंगा और स्टॉप लॉस रहेगा 78,500 का। रवि, एग्री नॉन एग्री, जहां पे आपको लगता है कि एक कमोडिटी होल्ड करके जाना चाहिए आगे? मेरे हिसाब से नॉन एग्री में सिल्वर में मैं भी प्रेफर करूंगा। सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्लियर आउट परफॉर्मर है, बाय करें 79,000 के जितने करीब मिले। स्टॉप लॉस 78,200 का लगा है और 81,000 तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट वहां पे देखने को मिल सकते हैं। नॉन एग्री बास्केट से मुझे लग रहा है कि जो क्रूड की तेजी है इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट गुआर कॉम्प्लेक्स में आता दिख सकता है। गुआर में काफी टाइम का अंडर परफॉर्मेंस है। गुआर गम बाय करें 10,500 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 10,120 का और 11,000 तक के लेवल इस टाइम गुआर गम में भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सोना, चांदी, कच्चा तेल, गैस, गुआर, सभी में यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन है। खरीदारी के व्यूज भी बनते हुए नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेश आपका और रवि आपका भी साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज पे चर्चा करने के लिए। ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।